हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी ज़ूलॉजी 2016 पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो ये पार्ट थर्ड है। इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 70 तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एसोसिएट विद अ प्रोटीन स्केलेटन कंपोज ऑफ लेमिन्स। तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जहाँ पे जो प्रोटीन स्केलेटन है वो लेमिन से बना हुआ है। देखो सिंपल सा, हम जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन्स होती है ये बनी होती है लेमिन्स की। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे लेमिन्स पूरी उसकी चारों ओर बना लेमिन्स की बनी होती है। ओके, तो ये जो लेमिन्स है ये क्या करती है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो कुल मिला के ये क्या करती है, इसकी रिजिडिटी को, इसको सेल की मेम्ब्रेन, इसको जो मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखती है। तो ये स्केलेटन हो गया, स्केलेटन प्रोटीन हो गया। ऑप्शन नंबर आपको आएगा 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए बिकम 2C फ्रॉम 4C। मतलब ऐसा कौन सा सेल साइकिल है जहाँ पे डीएनए की जो अमाउंट है वो 4C से लेके हाफ हो जाती है ना, डीएनए की अमाउंट कम हो जाना। देखो ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था ये भी रिपीटेटिव है, ये क्वेश्चन आ रखा है, मीन्स लैंग्वेज ऐसी नहीं थी बट क्वेश्चन ऐसा आ रखा है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे जो सी रिप्रेजेंट कर रखा है ये आपका है अमाउंट ऑफ डीएनए, है ना। और जो आपका जो अगर एन रिप्रेजेंट करके होता है दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं डायग्राम तो हमें सिंपल सा पता है कि लाइक ये सेल साइकिल है। तो ये सेल साइकिल है। तो हमें पता है कि G1 फेस होती है, फिर S फेस होती है, G2 होती है, फिर M फेस होती है। तो यहाँ पे G1 में जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो कैसा होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए आपका होगा 2C, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी आपका 2N होगा। हैप्लोइडी होगी सेल। फिर यहाँ पे एस फेज में जब आते हैं, यहाँ पे डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, डीएनए की कॉपीज हो जाती है, रेप्लिकेशन हो जाता है, मीन्स डीएनए का अमाउंट कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो 4C हो जाएगा, डीएनए अमाउंट 4C हो जाएगा। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो तो हैप्लोइड रहेगा, यहाँ पे भी ये रहेगा 4C 2N। बट जब हम एम फेज की बात करते हैं तो एम फेज में हमें पता है कि सबसे पहली फेज कौन सी होती है, प्रोफेज। फिर कौन सी होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज, है ना। तो यहाँ पे जो मेटाफेज है वहां पे भी देखो प्रोफेज है, प्रोफेज में भी जो डीएनए अमाउंट और क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना, ये सारे क्वेश्चन आ रखा है। तो क्रोमोसोम अगर अमाउंट ऑफ डीएनए बोले तो वो 4C है, और जो अमाउंट ऑफ लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोले वो 2C ही होता है। एम फेज में भी इतना ही रहता है, एम फेज में भी 4C और 2C रहता है। बट एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो डीएनए है ना, डीएनए हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये सॉरी है ना, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, एन और एन। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, तो वो एन हो जाएगा। फिर टीलोफेज आएगी, वहां पे भी 2C एन हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता है। तो देखो एक स्ट्रक्चर आप देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखो। फिर जब यहाँ पे G2 के बाद जब एम फेज में आता है तो एम फेज कोई भी हो सकता है, आपका म्यूसिस भी हो सकता है, लाइक माइटोसिस भी हो सकता है, म्यूसिस भी हो सकता है। वेट, तो यहाँ पे क्या हुआ कि म्यूसिस की बात चल रही थी ना। तो अगर हम म्यूसिस की बात करें तो यहाँ पे ये म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड होगा। पहले म्यूसिस फर्स्ट होगा, फिर म्यूसिस सेकंड होगा। तो म्यूसिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि जब टीलोफेज आएगी तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 4C से 2C। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एन हैप्लोइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर म्यूसिस फर्स्ट के अंदर एन और 2C हो गया। फिर अब म्यूसिस सेकंड होगा, तो अब एन की बात तो और तो छोटा होता नहीं, तो वो तो एन ही रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हैप्लोइड ही रहेगा। बट जो अमाउंट ऑफ डीएनए और अगेन हाफ हो जाएगा वो C हो जाएगा। तो ध्यान रखना म्यूसिस सेकंड के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए C रहता है, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हर सेल के अंदर N और C आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में ये आता है कि म्यूसिस फर्स्ट के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कितनी है, तो वो हो गई आपकी 2C
एंड एन। अगर म्यूसिस सेकंड की बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए हो गई हाफ, सी एंड एन। तो ये चीज ध्यान रखना। सेम एज अगर हम माइटोसिस की बात करें, तो हमें पता है कि देखो नंबर ऑफ डीएनए तो अमाउंट तो हाफ होगा, वो तो हो जाएगा, बट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिप्लॉइड रहता है, वो और माइटोसिस होने के बाद भी वो डिप्लॉइड ही रहता है ना, तो वो 2n का 2n ही रहेगा। तो यहाँ पे माइटोसिस में 2n का 2n ही रहता है, बट जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो हाफ हो जाएगा, मीन्स आपका हो जाएगा 2c। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे आपका तो सेल साइकिल की कौन सी स्टेज है, यहाँ पे 4c से 2c हो जाएगा, तो वो आपका है एनाफेज, है ना। मेटाफेज में तो होगा नहीं, एनाफेज में। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, इन अ साइंटिफिक सेपरेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल इज डन बाय। तो साइंटिफिक जो प्रोसेस होती है जिसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल, लाइक ये है, यहाँ पे नीचे जो पार्टिकल होता है तो वो सस्पेंड कैसे होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिंपल सा, अगर मैं टेस्ट ट्यूब रखूंगी तो नीचे आ जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो साइंटिफिकेशन में ये हम अभी इसकी बात नहीं होगी ना। तो साइंटिफिकल फोर्स तो ये होता है कि मान लो कि आप ये चौराया है और यहाँ पे आप गाड़ी चला रहे हो, तो श्योर सी बात है जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करते हो तो आपका जो गाड़ी का जो लाइक डायरेक्शन होगी, थोड़ा सा इस साइड मूवमेंट होगा, तो सेंटर के अंदर जो फोर्स लगता है दैट इज अ सेंटीपिटल फोर्स, है ना। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो साइंटिफिकेशन टेक्निक के अंदर जो फोर्स लगता है आपका वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, if you wish to study the reason of the binding of transcription factor in promoter DNA, मान लो ये DNA ओके, तो डीएनए का ये प्रमोटर रीजन है और यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें फॉलोइंग टेक्निक विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अगर मान लो कि आप हो और आप चाहते हो कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये प्रमोटर की कौन से रीजन पे बाइंड हुआ है, तो हमें उस रीजन का पता लगाना है। तो कौन सी टेक्निक का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हमें जिससे पता चल जाए कि इस डीएनए पे कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, किस जगह पे आके बाइंड हुआ है ना, पर्टिकुलर लोकेशन हमें पता लगानी है। तो सबसे पहले आपका है माइक्रो क्रोमोसोम वर्किंग। तो क्रोमोसोम वर्किंग में सिंपल सा क्रोमोसोम के ऊपर अननोन सीक्वेंस का पता लगाना होता है, तो डीएनए का लेना देना है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। फिर है माइक्रो एरे। तो ये सिंपल सी क्या होता है कि कोई भी जीन किसी में भी कोई भी जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो कितनी जीन का मीन्स हम जीन के एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करते हैं ना, डिटेक्शन ऑफ 1000 ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट अ सेम टाइम, तो वो माइक्रो एरर होता है। तो यहाँ पे कोई जीन का एक्सप्रेशन की बात हो ही नहीं, हमें तो लोकेशन पता करनी है। नेक्स्ट होता है आपका डीएनए फुटप्रिंटिंग, है ना। तो वो आपका होता है डीएनए फुटप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा कि डीएनए है, वहां पे कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड हुआ, तो वहां पे इसकी कौन से सीक्वेंस पे प्रोटीन बाइंड हो उसका पता लगाना। तो क्वेश्चन में ये तो पूछा लगा है, ये तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है आपका, एक प्रोटीन सीक्वेंस या फिर एंजाइम कुछ भी हो सकता है ना, प्रोटीन सीक्वेंस मान सकते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन का बाइंड होगा किस जगह पे हुआ, तो यहाँ पे हम डीएनए फुटप्रिंटिंग से पता लगा सकते हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। बाकी जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज द इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। ये क्या होता है, सिंपल सा एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। सो ये तो यहाँ पे कोई एंटीजन एंटीबॉडी की बात हो नहीं रही है, सो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप डज नॉट डिवाइड इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो एडल्ट के अंदर ऐसा कौन सी सेल टाइप है जो डिवाइड नहीं होती है। देखो प्राइमरी जर्म सेल, टेस्टिस एंड ओवी बनती है ना, सॉरी स्पर्म एंड ओवा बनता है, तो श्योर सी बात है प्राइमरी जर्म सेल तो डिवाइड होती रहती है, तो एडल्ट के अंदर ही होगी। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल्स एंड कोरोनल एपिथेलियल सेल तो डिवाइड होती रहती है, अगर वो इंजर हो गई तो वापस रिफॉर्म हो जाती है। बट जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन की जो सेल है वो डिवाइड नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, ड्यूरिंग मियोसिस व्हेन अ सेल एक्चुअली बिकम हैप्लॉइड। तो मियोसिस की ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे जो सेल है वो रियल में मीन्स हैप्लॉइड कंडीशन। तो हमने अभी पीछे डायग्राम देखा, तो इस डायग्राम में हमने देखा कि यहाँ पे
म्यूसिस फर्स्ट है, म्यूसिस फर्स्ट के अंदर ही ये सेल है वो कैसी हो जाती है, हैप्लोइड एंड कंडीशन आ जाती है ना। म्यूसिस सेकंड में तो होती है, बट म्यूसिस फर्स्ट के अंदर ही एन में हो जाएगी। अब म्यूसिस सेकंड में कौन सी स्टेज में होगी, तो हमें पता है प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, प्रोफेज में तो सिंपल सा क्रोमोसोम है, अपेयर होगा, फिर मेटाफेज में यहाँ पे अलाइन होगा ना एक पर्टिकुलर प्लेट में, फिर एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो रियल मायने में क्रोमोसोम का सेपरेशन कहाँ हुआ, आपका एनाफेज के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। तो रियल मायने में कहाँ हो गया, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन के एंड में हो गया, इसलिए हम बोलते हैं फोर्थ आपका हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड आर सिंथेसाइज्ड ऑन। तो मेम्ब्रेन लिपिड हमें पता है कि वो तो स्मूथ ईआर के अंदर होता है ना, SER। सो ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये तो। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, तभी बोलते हैं BHU का अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से रट लो, BHU एज वेल एज DU, क्योंकि ये पेपर आप उठा लो और इसका पेपर आप 2020 के पेपर के साथ कंपेयर कर लो, आपको DU के अंदर और BHU के अंदर काफी क्वेश्चंस में सिमिलैरिटीज दिखेगी ना। लाइक चाहे ये क्वेश्चन भी क्यों ना, ये न्यूक्लियोसोम वाला क्वेश्चन भी देख लेना, वहाँ पे एज इट इज आ रखा है। तो वो ये कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, DU, BHU, SCU, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम सबके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लो। ओके, न्यूक्लियोसोम इज द मेड ऑफ, ये तो मैं बहुत बार समझाती हूँ ना, तो आई होप आपने प्रीवियस ईयर वीडियो देखी होगी। तो न्यूक्लियोसोम हमें पता है कि सिंपल सा, हमें पता है कि हिस्टोन के अंदर H2A, H2B, H3 एंड H4 है ना, ये 5 यूनिट होती है हिस्टोन की। इसमें से ये वाली जो यूनिट होती है वो न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन के लिए काम आती है, इसकी भी 2-2 यूनिट। ओके, तो मान लो ये कि 2-2 यूनिट मीन्स ये रहा डायग्राम दिख रहा है, तो H2A, H2B, H3 एंड H4, इसके जस्ट पीछे ये जो 4 यूनिट जस्ट पीछे हो जाती है, तो उसकी 2-2 यूनिट आपकी हिस्टोन की यूज आती है। तो ये तो हो गया सिंपल सा हिस्टोन। फिर उसके ऊपर क्या होता है कि ये हिस्टोन है, इसकी चारों ओर जो DNA है वेप्ट होता है ना, तो चारों ओर DNA उसकी वेप्ट होता है, तो वो भी कितनी DNA की सीक्वेंस होती है, 146 बेस पेयर। फिर अगर एक और न्यूक्लियोसोम ऐसे ऐड होना होता है ऐसे, तो यहाँ पे जो DNA आता है ना, तो वो आपका DNA होता है, वो DNA होता है लिंकर DNA। कौन सा DNA होता है, लिंकर DNA। और यहाँ पे H1 भी बाइंड होता है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ओनली न्यूक्लियोसोम मीन्स आपको ओनली एक यूनिट का पूछा गया है, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा कि ये हो सकता है ना, बट यहाँ पे भी आपका सेकंड आना चाहिए, इनकी 2-2 यूनिट आती है, तो ठीक है ये हो सकता है। बट क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे H1 आ रहा है, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे H1 आ रहा है, ये भी ऐसे एलिमिनेट हो गया। और आपका यहाँ पे लिंकर DNA आ रहा है, बट लिंकर DNA तो यूज होता नहीं है, ये बीच वाला DNA यूज होता नहीं है, ओनली ये वाला एरिया होता है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ध्यान रखना कहीं कहीं पे क्या होता है, अगर आपको 146 ऑप्शन नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, अगर 146 ऑप्शन नहीं दे रखा है, अगर 200 दे रखा है, तो हम 200 वाले पे मीन्स जाएंगे ना। तो एक क्वेश्चन था ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं कहीं 200 भी दे रखा होता है, तो 200 तो वैसे लिंकर DNA को काउंट करने के बाद 200 होता है, बट फिर भी अगर 146 ना दिया हो तो आप 200 पे मूव करना। क्वेश्चन नंबर 59, For a given gene, a diploid individuals will contain, as it is क्वेश्चन है आपका DU and BHU दोनों में पूछ रखा है। तो डिप्लॉइड है तो श्योर सी बात है जीन की बात हुई, तो जीन हम किसको बोलते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अलील है ना, दैट इज द जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अलील। अल्टरनेट मीन्स 2 अलील्स की फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 अलील्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, which law of Mendel is revealed by the monohybrid cross है ना, that is the law of segregation, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, माइग्रेशन ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ देयर ओरिजिनल टू द अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी इज टर्म एज, मीन्स कोई सेल है एक प्लेस से दूसरी जगह से माइग्रेशन हो गया, तो इस
प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया करेक्ट। ओके, बाकी डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज सिंपल सा हम बोलते हैं कि सिंपल सा क्या बोलते हैं कि ये जो WBC है, अगर कहीं पे सेल इंजर हुआ तो WBC अपनी सेल को शेप चेंज करके बाहर जाएगी, है ना, तो वो डायबिटीज होता है, तो ये होगा नहीं। एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ, मीन्स कोई सेल की लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी है, लाइक WBC RBC जो भी है, लाइक हम हमारी भी एज आती है ना, तो एज आने के बाद अगर किसी सेल की एज हो जाती है तो वह उस सेल को फिर डेथ करवानी होती है, दैट इज द एपोप्टोसिस। एंड नेक्रोसिस एक्सीडेंटली सेल डेथ मीन्स मान लो कि हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, या फिर हमारी कोई एक्सीडेंटली सेल की डेथ हो जाती है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में जो सेल की डेथ होती है दैट इज द नेक्रोसिस। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे ये सारा कोई लेन देना नहीं है, सबके सब अलग अलग है, तो सेल का मूवमेंट पूछा गया, दैट इज द मेटास्टेसिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62, which one of the following enzyme is used to synthesis cDNA? अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देखो, DNA से mRNA बनना, है ना, तो DNA से DNA बनना रेप्लिकेशन, DNA से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन, और DNA से प्रोटीन बनना दैट इज द ट्रांसलेशन। तो सबको पता है ये। तो यहाँ पे अगर mRNA से अगर हम लाइक PCR टेक्निक करते तो वहाँ पे क्या होता है ना कि mRNA से अगर हम DNA बनाना है, तो अगर हम mRNA से DNA बनाना है तो हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, उल्टा हो गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत होती है। तो जब mRNA से आपका DNA बनता है तो इस DNA को हम DNA ना बोल के हमें cDNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? cDNA। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब mRNA बनता है तो वहाँ पे इंट्रॉन होता है वो रिमूव हो जाता है और एक्सॉन रहता है, मीन्स ये जो cDNA है वहाँ पे इंट्रॉन नहीं है, ओनली एक्सॉन प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि एक्सॉन होता है, इंट्रॉन नहीं होता है वगैरह, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। Question number 63. Which of the following is an example of transformation of chemical energy to the light energy? तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है? तो देखो, हम बायोल्यूमिनेंस देखते हैं, लाइक जुगनू, है ना, जुगनू को आपने देखा होगा कि नाइट के टाइम उनकी बॉडी में उनकी जो पीछे की साइड होता है वो एकदम लाइट ब्लिंक करता है ना, ऑन ऑफ करता है। तो वैसे वो अपनी मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा होता है। बट ये जो फिनोमिना है कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से वो केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। ये मेनली हमें जुगनू में देखने को मिलता है, या फिर जहाँ पे सी एरिया होता है ना, जहाँ पे पानी वाला एरिया, वो पानी वाला ऑर्गेनिज्म भी वो में सारे मेनली ये देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, द ट्रीटमेंट ऑफ द स्नेक बाइट बाय एंटीवेनम इज द एग्जाम्पल ऑफ। देखो, इसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी होगी, है ना। आपने सुना होगा, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, है ना, और एक होता है इम्यूनिटी। टू टाइप की होती है, एक होती है इन्नेट, एक होती है एक्वायर्ड या फिर आप अडेप्टिव इम्यूनिटी बोल दो। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है, तो इनेट मीन्स जो सबसे पहले पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जो सबसे पहले जो इम्यूनिटी होती है जो नॉन स्पेसिफिक होती है ना। कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, और किसी के लिए पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता है कि इसके लिए पर्टिकुलर कुछ चीजें सीक्रेट करें, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। और ये जो होती है आपकी स्पेसिफिक मैनर में होती है, मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी का सिक्रेशन करना। तो इनेट में आपकी एग्जांपल्स होते हैं, एक तो हो जाएगा आपका फिजिकल बैरियर हो गया, ध्यान से सुनना, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, और कुछ होते हैं आपके सेलुलर। तो सेलुलर जो बैरियर होता है उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जो WBC की सेल्स होती है ना, वो सारी आपकी सेलुलर बैरियर के अंदर आती है। लाइक आप मान लो कि मोनोसाइट्स हुई, है ना, मोनोसाइट्स हुई, मैक्रोफाज हुआ, न्यूट्रोफिल हुई,
ना, ये सब के सब आपके WBC सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं। और एक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो एक्वायर्ड भी अगेन 2 टाइप की हो जाती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पेसिव। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी उसको बोलते हैं जो कि लाइक हमारी बॉडी के अंदर बॉडी प्रोड्यूस करती है ना, कोई भी केमिकल या फिर किल करने के लिए जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल एंटीजन का फॉर्मेशन होना हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से हो गई। लाइक अगर हम कोरोना वैक्सीन अगर ले रहे हैं, है ना, अभी वैक्सीन लेंगे, वो हमारी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी वो हमारी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटीविनम। अब स्नेक ने बाइट कर लिया तो हमारी तो उसको हम एंटीविनम दे रहे हैं, तो हम कुछ लगा रहे बाहर से, हमारी बॉडी तो प्रोड्यूस कर नहीं रही है, तो वो कैसी हो गई, वो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। सो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, पैसिव भी कैसी होगी, आर्टिफिशियल तरीके से, तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया करेक्ट। इसमें भी एक और चीज ध्यान रखना, ये जो चार्ट मैंने बनाया ना, इसके पीछे रीजन देखो। अगर मान लो आपने सुना होगा कि फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस, थर्ड लाइन डिफेंस, है ना, ये सुने होंगे टर्म। तो देखो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन डिफेंस हमेशा इनेट इम्यूनिटी शो करती है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या शो करती है, आपकी फर्स्ट एंड सेकंड लाइन। जो फर्स्ट लाइन जो आपकी फिजिकल और केमिकल, जो फिजिकल और केमिकल बैरियर्स होते हैं, वेट, जो फिजिकल और केमिकल बैरियर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो करते हैं आपकी फर्स्ट लाइन डिफेंस। और जो सेलुलर बैरियर्स होते हैं वो शो करते हैं सेकंड लाइन डिफेंस। सेलुलर में सेल आ जाती है, वो सेकंड लाइन डिफेंस में आ जाता है, चाहे वो आपका न्यूट्रोफिल हो, मोनोसाइट हो, मैक्रोफेज हो, वो सब के सब किस में आता है, आपकी सेकंड लाइन डिफेंस में। और अगर हम थर्ड लाइन डिफेंस की अगर हम बात करें तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो आपकी आ जाती है थर्ड लाइन डिफेंस। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आ रखा है कि जो न्यूट्रोफिल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल या फिर मोनोसाइट है, वो कौन सी लाइन डिफेंस शो करती है, तो वो कौन सा शो करती है, सेकंड लाइन, है ना। सारे के सारे इनेट, क्योंकि इनेट हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शो करता है। बाकी जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है उसके अंदर आपकी आ गई स्किन आ गई, है ना, हमारी बॉडी के म्यूकस हो गया, तो ये सारे आपके फर्स्ट लाइन डिफेंस के एग्जांपल होते हैं। तो ध्यान रखना इसको। ओवरऑल आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, द मोस्ट अबंडेंस क्लास ऑफ एंटीबॉडीज इन मिल्क। तो मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो देखो, अगर हम मदर मिल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होती है वो होती है IgE। अगर हम प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी की बात करें तो वो होती है IgG। अगर हम बात करें कि फर्स्ट हमारी लाइक पैथोजन जब एंटर करता है तो फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है, जो हमारे जैसे कोई पैथोजन अंदर एंटर करेगा तो फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होगी, दैट इज द IgM। अगर बात करें कि सबसे हाई अमाउंट में जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, तो G। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, G, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि गम दे सीक्वेंस मैंने आपको बता रखा है, पहले सबसे हाई कंसंट्रेशन G की होती है, देन A की, देन M, देन D एंड देन E। और एक और पूछा जाता है कि कौन सी पेंटावेलेंट है, कौन सी डाइवेलेंट है ना, ये कौन सी मोनोवेलेंट है, वो भी आप ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा A, मदर मिल्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट क्वांटिटेटिव एसिड। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव, एक होता है आपका क्वालिटेटिव, है ना, एक होता है क्वालिटी, है ना, एक होता है क्वालिटी होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव होता है। देखो क्वालिटी की बात करें, कोई चीज क्वालिटी, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो वो होता है क्वालिटी, है ना, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब मेजर नहीं कर सकते वो आपका आ जाता है, वो आपका किस में आ जाता है, क्वालिटेटिव। बट जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो किस में जिसको हम मेजर कर सकते हैं तो वो किस में आ जाता है, आपका क्वांटिटेटिव, है ना। जो क्वांटिटी शो करता है वो होता है तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं। देखो पेनिट्रेंस का फॉर्मूला होता है, मैप डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी तो सबको ही पता है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये सबके सब कैसी है, क्वांटिटेटिव, सबके सब कैसी है, क्वांटिटेटिव, है ना। बट यहाँ पे एक्सप्रेसिविटी कैसी है, ये आपकी क्वालिटेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटेटिव होगी
क्योंकि ये जो एक्सप्रेसिविटी में हम ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ लाइक कितना जीनोटाइप कितने फिनोटाइप में एक्सप्रेस हो रहा है ना, डिग्री ऑफ एक्सप्रेसिविटी ऑफ जीनोटाइप इनटू द फिनोटाइप, दैट इज द एक्सप्रेसिविटी। तो ये आपका क्वांटिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में ये तो पूछा गया नॉट, तो नॉट आपका हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67, द फॉलोइंग पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल ट्रेट। ऑटोसोमल ट्रेट की बात हो रही है, तो देखो मेल है, फीमेल है, मेल है, बट फीमेल को कुछ नहीं हो रहा है, बट मेल उसका जो सन है वो डिजीज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे ऑटोसोम बोला गया है, तो यहाँ पे हम किसी एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम की बात नहीं करेंगे, जीन की बात करेंगे। तो सिंपल सा कोई एक पर्सन के अंदर शो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कैरियर था कुछ, यहाँ पे भी कैरियर था, है ना। तभी तो एक अगर कैरियर अगर एक कोई था वहाँ पे कैरियर दोनों क्या था, कैरियर था, और यहाँ पे एक दोनों कैरियर मॉलिक्यूल्स मिलके यहाँ पे जहाँ पे डिजीज थी वो वहाँ पे शो कर गया। इट मीन्स यहाँ पे जो जीन था, इन दोनों के पास जो जीन था वो कैसा था, रिसेसिव था। तो रिसेसिव के ऊपर वो जो पर्टिकुलर जीन था वो इनफेक्ट था ना। सो ऑप्शन नंबर हम बोलेंगे सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ द जीन फ्लो बिटवीन द टू मेंडेलियन पॉपुलेशन इज प्रिवेंटेड। मान लो ये आपकी एक जीन पॉपुलेशन है, एक यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, ए अलील्स के, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस अलील है ना, डोमिनेंट, और यहाँ पे होमोजाइगस, ऐसे अलील्स के जीन यहाँ पे प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे अगर ये ऑर्गेनिज्म कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये आपके अंदर ऐसा जीन है स्मॉल, और आप यहाँ पे जा रहे हो सब डोमिनेंट यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ जाना दैट इज द जीन फ्लो, है ना। कोई अलग टाइप का जीन जाना, इसको जीन फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जीन फ्लो को प्रिवेंटेड करना, मीन्स यहाँ पे जीन फ्लो को हमें रोकना है। तो रोकने के लिए इस पर्सन को यहाँ पे जाने नहीं देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि यहाँ पे या तो कोई म्यूटेशन तो करेंगे नहीं, तो भी वो चला जाएगा। रिकॉम्बिनेशन मीन्स जीन का क्रोमोसोम का डिस्टेंस रखना, ये भी करेंगे नहीं। मिमिक्री करने से क्या फायदा होगा, तो भी अगर वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। बट ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रहा है, दैट इज द आइसोलेशन मैकेनिज्म। आइसोलेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो आप रिवर बीच में आ गई, वैसे रिवर तो सडनली आएगी नहीं, अगर हम खुद कुछ आइसोलेशन करें तो कुछ अलग टाइप के मैकेनिज्म, लाइक रिवर आ जाना, लाइक हिल्स का आ जाना, पहाड़ बन जाना, है ना, या फिर कुछ भी मैकेनिज्म यहाँ पे आ जाता है, तो आपका आइसोलेटिक मैकेनिज्म हो जाता है, तो इससे ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, जीन फ्लो नहीं हो पाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव मिमिक्री। ये आपको ये इसके लिए आपको टाइप ऑफ मिमिक्री आपको पढ़ना होगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया आपका कैलमिया इज द करेक्ट। कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोटेक्टिव मिमिक्री, कोई ऑर्गेनिज्म में अपने आप को लाइक मान लो कि ये ट्री है ना, ट्री की ये जो बार्क है कैसी कलर की है, ब्राउन कलर की है। तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म बैठा है, तो उसने क्या किया, पता चला प्रेडेटर आया, तो उसने अपने आप की कलर को ट्री की जो बार्क है उसकी जैसा कर दिया, ब्राउन कलर का कर दिया, जिससे क्या हो गया, वो प्रोटेक्ट हो गया। तो इस टाइप की जो मिमिक्री होती है वो प्रोटेक्टिव मिमिक्री में आती है। इसको डिटेल में पढ़ लेना आप, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज द कैलमिया। क्वेश्चन नंबर 70, विच फैक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपकी बात की गई है हार्डी-विनबर्ग लॉ की। तो हमें पता है कि जो हार्डी-विनबर्ग लॉ है वो क्या होता है, जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, इक्वल होती है ना, हमें पता है। तो यहाँ पे हार्डी-विनबर्ग जो लॉ है वहाँ पे बहुत सारी चीजें फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो ये बोलता है कि माइग्रेशन तो होना नहीं चाहिए, नो माइग्रेशन, तभी ये सारी चीजें होगी। तो नो माइग्रेशन, बट यहाँ माइग्रेशन हो रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा नहीं। नो सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन हो या रिप्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, तो नो सिलेक्शन, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अडेप्टेशन सिलेक्शन में आएगा तो ये भी होना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे और जो नो सिलेक्शन, नो जेनेटिक मेटिंग, है ना, नो माइग्रेशन, नो इमिग्रेशन, नो जेनेटिक ड्राफ्ट, ये सब के सब आपके हार्डी-विनबर्ग लॉ फॉलो करता है। और क्या चीजें होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए, रैंडम
मैटिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, ये आपका हार्डी विंग बुक बोलता है। और रैंडम मैटिंग को यहाँ पे बोला गया है दैट इज द पैनमिक्सिया। जो पैनमिक्सिया जो टर्म है दैट इज द रैंडम मैटिंग विद इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 करेक्ट। अगर रैंडम मैटिंग होगी तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, यही हार्डी विंग बुक का लॉ है। ओके, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, इसको अच्छे से रट लेना, अच्छे से कर लेना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। सो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 70 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना, ओके, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो बाय बाय, टेक केयर।